हेलो फ्रेंड्स, यूपीएसआई 2025। इसमें हम लोग कवर करेंगे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक परीक्षण। ये आपका 40 नंबर का है दोस्तों। इस बुक में दोस्तों 352 पेज हैं और 40 नंबर का पूरा सिलेबस इसमें कवर है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ये वाला पोर्शन कर रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ना हम लोगों को देखने को मिलेगा इधर मानसिक अभिरुचि परीक्षा में ये आपको पूरा सिलेबस लिखा है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जनहित से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जनहित से। और जनहित से करते हुए हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। इतना हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ही रीजनिंग वगैरह है, इसमें ही हमारी जो मानसिक अभिरुचि है, जैसे कि जनहित क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव क्या है, अपराध नियंत्रण क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे। ये आपका पूरा टोटल 40 नंबर का है, ठीक है, 40 नंबर का। और जो अब आप सोच रहे हो मूल विधि क्या है, तो मूल विधि दोस्तों अलग है, वो राज्य व्यवस्था में हम कवर कराएंगे, ठीक है। ये कुछ अलग ही मैटर चल रहा है, ठीक है, 40 नंबर का। इसमें ना हम लोग देखो पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, तो मुझे तो लग रहा है कि यही इसमें से ही 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मेरा अंदाजा है, ठीक है। इन सब से ही 50 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब ये जो आपका लास्ट वाला जो पोर्शन है मानसिक अभिरुचि वाला, इससे ही 40 से 50 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसे इस पुस्तक को हम बहुत ही अच्छे से कवर कराएंगे। जैसे कि चलिए पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, जनहित का तात्पर्य समाज के प्रत्येक जन व्यक्ति के हित से है। जनहित, जन और हित सबसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जनता का हित, ठीक है, जनता का हित, ठीक है। जनहित एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। जनहित क्या है? एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। व्यापक अर्थों के संदर्भ में कहें तो इस संसार के प्रत्येक जीव के हित से, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति द्वारा समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्व समझने और उसके अनुरूप समाज कल्याण की उदात्त भावना से प्रेरित जीवन यापन करने से है दोस्तों। देखिए, भारतवर्ष में 1970 के उत्तरार्ध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती ने जनहित याचिका की शुरुआत की थी। जनहित याचिका की शुरुआत की थी। प्रारंभ में ऐसी याचिकाओं का उद्देश्य हाशिए पर चले गए वर्ग या अधिकार विहीन लोगों को न्याय दिलाना था। 1990 के दशक के मध्य जनहित याचिकाओं की संख्या में व्यापक वृद्धि हुई। इसका सकारात्मक पहलू यह रहा कि जिन कार्यों में स्थानीय निगमों तथा प्रादेशिक सरकारें असफल रहीं, वे जनहित याचिकाओं की वजह से पूरे किए गए थे तथा आम जनमानस लाभान्वित भी हुए थे। देखिए, पुलिस के लिए जनहित, पुलिस के लिए जनहित। अब ये क्या है? देखिए सब पुलिस के लिए जनहित में शांति व्यवस्था बनी रहे, असामाजिक तत्व अपराध करने से डरें, संवैधानिक व वैधानिक साक्षरता तथा जागरूकता का प्रसार हो, पुलिस विभाग तथा अन्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करे पुलिस विभाग, और जो अन्य विभाग वो समन्वय एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करें, स्थापित करें, ठीक है, सामंजस्य बना रहे, मतलब ये। आगे देखिए, जनता सुरक्षित महसूस करें। अगला, महिला एवं बच्चे सुरक्षा, संवेदनशीलता तथा सम्मान को महसूस कर सकें। पुलिसकर्मी दबावों तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य कर सकें। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर सकें। जनता पुलिस संपर्क से डरे ना। अक्सर हम लोग पुलिस वालों को देखकर डर जाते हैं, तो डरे ना, एकदम जैसे नॉर्मल इंसान है जैसे वैसे ही उनको भी, ठीक है। सामाजिक सौहार्द बने रहे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? पुलिस के लिए एक जनहित है, मतलब पुलिस का ये एक तरह का काम है। ये सब जो हमने आपको बताया, ये सब पुलिस का काम है, ठीक है। अब देखिए, जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सार्वजनिक हितों की बहाली के लिए कानून व दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। भारत के संविधान में जनहित अथवा जनहितवाद परिभाषित नहीं है। जनहित और जनहितवाद परिभाषित नहीं है संविधान में, किंतु संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या से जनहित के मुद्दों पर प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों को स्थान दिया गया। इनके माध्यम से जनहित को संरक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 91A के अंतर्गत दिए गए मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से राज्य द्वारा एक मिनट, मैंने बताया आपको, राज्य द्वारा ऐसी, एक मिनट, ये मैंने आपको बताया राज्य द्वारा, ठीक है। देखिए, अब मैं जस्ट मिनट, राज्य द्वारा अब देखेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो।
देखिए, जनहित याचिका को संक्षेप में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL की आपकी फुल फॉर्म पूछी गई तो आप बताएंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका वह याचिका है जो लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। जनहित याचिका की शुरुआत 1976 में की गई। कब की गई? 1976 में की गई दोस्तों, 1976 में की गई। ठीक है, 1976 में। ठीक है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत उच्चतम न्यायालय ने की थी। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई है। जनहित याचिका PIL एक पोस्ट कार्ड के द्वारा भी दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है। लोकहितवाद किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका राज्य, केंद्र सरकार या नगर निगम अधिकारियों के विरुद्ध दायर की जा सकती है। एक व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। तो जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जाती हैं। देखिए, सामाजिक व्यवस्था किए जाने की आशा की गई जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय परिष्कृत हो। इसी प्रकार पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। जनहित के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुलिस सर्वाधिक महत्व व प्रभावशाली माध्यम है। जनहित को सुनिश्चित करने हेतु कई बार अपेक्षाकृत कठोर कानून की आवश्यकता पड़ी है। ऐसी स्थिति में पुलिस ही वह तंत्र है जिसके ऊपर इसका भार डाला जाता है। पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम, व्यवहार कुशल बनाया जाना अप्रभाव। अब देखिए थोड़ा सा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में एक वकील श्रीमती पुष्पा कापिला हिंगोर रानी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में देश का पहला जनहित वाद दायर किया गया। ये याचिका बिहार जेल में बंद कैदियों से संबंधित थी जिनमें मुकदमे न्यायालय में लंबे समय से लंबित पड़े थे। इसके पश्चात न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा देखेंगे यहाँ, जैसे कि मैंने आपको 5 पेज और यहाँ पर आ गए परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु उनके बारे में देखिए। जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। जनहित जो याचिका है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी जनहित याचिका दायर की जाती है। जनहित याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती। जो जनहित याचिका है वो किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती। ठीक है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत PN भगवती ने की थी। भारत में जनहित याचिका के लिए न्यायिक संहिता ने नींव रखी। पुष्पा कापिला हिंगोर रानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। जनहित याचिकाओं की जननी किसे कहते हैं? जननी किसे कहते हैं? पुष्पा कापिला हिंगोर रानी। ठीक है, हिंगोर रानी। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखा जाए। तो पुष्प। ठीक है, अब जननी जो पुष्प है, ये पुष्प है ना, ये पुष्प से ही बहुत सारी चीज़ें खिलती हैं। ठीक है, तो पुष्प मतलब जनन हो रहा है। ठीक है, जननी। ठीक है, जननी। पुष्पा कपिला। ठीक है, कापिला हिंगोरानी। ठीक है, बस ऐसे याद रखना है कि पुष्पा कापिला हिंगोरानी जनहित याचिकाओं की जननी, बस ऐसे याद रखना आपको। देखिए, यदि कोई पत्र याचिका जनहित याचिकाओं के रूप में दायर की जाती है तो इसके लिए रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने हेतु याचिकाओं की 5 प्रतियां दाखिल करनी होती हैं। प्रतिवादी को याचिका के एक प्रति सूचना आदेश के पारित होने के पश्चात ही दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, दी जाती है। पीठ ने कैदियों को निःशुल्क विधिक सहायता में मामले की त्वरित सुनवाई के निर्देश दिए। परिणामस्वरूप जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया है। जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था उस सब के बारे में यहाँ पर ये बात कही गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखें, भारत में जनहित याचिकाओं को सामाजिक कार्रवाई याचिका, वर्ग याचिका आदि नामों से जाना जाता है। जो भारत में जनहित याचिका होती हैं उनको सामाजिक कार्रवाई याचिका या वर्ग याचिका भी कहते हैं। गरीब अशिक्षित व्यक्ति जो न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है वे साधारण पत्र अथवा पोस्ट कार्ड के माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं, इसलिए इसे पोस्ट कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, किसे? जनहित याचिका को। अगर कोई गरीब है, लंगड़ा है, विकलांग है, दिव्यांग है और वो नहीं जा पा रहे हैं तो वो पोस्ट कार्ड मतलब पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कार्ड के तहत अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्याय के नाम से भी जाना जाता है पोस्ट कार्ड के नाम। देखिए, मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पर बताया था कि पोस्ट कार्ड, मैंने बताया कि इसे पोस्ट कार्ड न्याय के नाम से भी जाना जाता है। पोस्ट कार्ड न्याय को लोकप्रिय बनाने में न्यायमूर्ति PN भगवती का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनहित याचिकाओं ने पिछले 40 वर्षों में भारत के न्यायिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। ठीक है, जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही अप्रातिनिधिक
पिछड़े वर्गों तथा न्याय की पहुंच संभव हो पाई। देश के विधि विशेषज्ञों एवं समाज सेवकों के सामूहिक प्रयास ने इस संकल्पना को देश के ढांचे के अनुरूप विकसित करने में अतुलनीय योगदान दिया। जनहित याचिकाओं ने न केवल मौलिक अधिकारों अपितु मानव अधिकारों के संरक्षण के कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए भारत की न्याय प्रक्रिया को और अधिक क्या कर दिया, विस्तृत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखेंगे जनहित से संबंधित महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो देखिए। देव का विश्वास बनाम भारत संघ के मामले में जनहित याचिका के माध्यम से नशबंदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों को, शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की भी मांग की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर के मामले में 9 वर्ष की बालक की मृत्यु के देखिए मामले में एक 9 वर्ष के बालक की मृत्यु पुलिस के मारने के कारण हो गई थी। न्यायालय ने मृतक की मां को 75,000 रुपये का उधारात्मक प्रतिकर देने का निर्देश दिया। मां की ओर से याचिका महिलाओं की सहेली नामक संस्था के द्वारा संस्थित की गई थी। ठीक है, अब देखिए परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रत्येक रोगी, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, जवान हो या बूढ़ा अथवा बच्चा, शीघ्र चिकित्सीय सुविधा मिलनी चाहिए। इसमें परमानंद कटारा बनाम भारत संघ में ये बात कही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपका पहला प्रश्न है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी दशा में स्वयं को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन संकट में। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्कसंगत कार्रवाई क्या होगी? देखिए, पहला पॉइंट, देखिए जनहित के लिए कानून की अवहेलना को नजरअंदाज कर देंगे। बी, कानून की रक्षा के लिए सख्ती करेंगे। सी ऑप्शन, जनहित का परवाह किए बिना केवल कानून के अनुपालन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। डी ऑप्शन, अब पूरे मामले को गहन जांच करके बीच का रास्ता तलाशेंगे जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, देखिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने आप को ऐसी स्थिति दशा में पाते हैं जहाँ एक और तो जनहित प्रभावित होता है, दूसरी ये मैंने बताया न्याय के नाम से ये और कानून का अनुपालन करने में संकट पैदा होता है। ऐसी स्थिति में आप पूरे मामले की गहन जांच करके बीच का रास्ता तलाश करेंगे ताकि जनहित कम से कम प्रभावित हो और कानून की रक्षा भी की जा सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पुलिस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है, देखिए एक हत्या के अपराधियों को किसी भी मूल्य पर गिरफ्तार करना। बी ऑप्शन, देश की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन, जनता से अधिक कर वसूल करना। डी ऑप्शन, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की क्या करना, रक्षा करना। डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। ठीक है, ये मत कर देना। देखिए जनहित याचिका किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? न्यायालय के स्वतः संज्ञान द्वारा, किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी के द्वारा जनहित याचिका दायर की जा सकती है। न्यायालय के स्वतः संज्ञान द्वारा भी किया जा सकती है, किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा भी की जा सकती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, मतलब कि सभी के द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की जा सकती है बस। ठीक है, बाकी मैंने एक और आपको पॉइंट बताया था किसके द्वारा नहीं की जा सकती, वो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट्स में। देखिए जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, चाहे वह कोई अकेला व्यक्ति हो या सामाजिक संस्था अथवा न्यायालय के स्वतः संज्ञान से हो। बरसते हुए मामला लोगों के हितों से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जा सकती है? तो बी ऑप्शन, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर की जा सकती है, जबकि उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर की जा सकती है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो जो जनहित याचिका है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय की बात करें अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो कौन सा? उच्च न्यायालय के अंतर्गत 226। ठीक है, ऐसे। अब ये याद कैसा रहा जाए? देखिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सबसे बड़ा तो 32 साल के हम हो जाएंगे तो बड़े तो हो ही जाएंगे। ठीक है। और उच्च न्यायालय थोड़ा सा उच्च, मतलब छोटे थे उच्च हो गए, थोड़ा सा उच्च, बड़े हो गए थोड़े से, तो 26 से याद रखना। 26, 2 से हम छोटे थे, 2 साल के थे, फिर 26 थोड़े से उच्च हो गए। ठीक है, और सर्वोच्च मतलब बहुत बड़े हो गए थे 32। ठीक है, बहुत बड़े हो गए 32 ऐसे याद रखो। नेक्स्ट, भारत के बहुधर्मी समाज एवं सांस्कृतिक विविधताओं के माध्यम देखो विविधताओं के मध्य वह कौन सा प्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी हेतु अपरिहार्य है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संवैधानिक संस्थाओं एवं कानून को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। आपका आंसर सी हो जाएगा। देखो भारत के बहुधर्मी समाज एवं सांस्कृतिक विविधताओं के मध्य संवैधानिक संस्था एवं कानून को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना प्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य जरूरी है। ठीक है, कभी कभार जो शब्द आ जाते हैं उनका हमें अर्थ नहीं पता होता। अपरिहार्य मतलब जरूरी है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। अपनी हिंदी देशी लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा देखिए, आप एक खतरनाक अपराध की घटना को नियंत्रित कर रहे हैं जिसमें कई लोगों की ज़िंदगी को खतरा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए पहले हम आपको थोड़ा सा विकल्प दिखाते हैं। पहला, प्रकरण को नियंत्रित करते हुए अत्यंत सजग रहना एवं जनता को भी सजग करना। बी ऑप्शन, अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करना। सी ऑप्शन, आम जनता को समझाने हेतु संवाद करना। अपराधियों को रोकने हेतु अत्यधिक प्रयास करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रकरण को नियंत्रित करने हेतु अत्यंत सजग रहना एवं जनता को भी क्या करना? सजग करना। इस प्रकार से देखिए, आप एक खतरनाक अपराध की घटना को नियंत्रित कर रहे हैं जिसमें कई लोगों की जिंदगी को खतरा है। ऐसी स्थिति में आप मामले को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत सजग रहें एवं जनता को भी सजग रहने को कहेंगे। पुलिस के लिए जनहित निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के समर्थन के लिए सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, पुलिस के लिए जनहित में शामिल है तो महिला सुरक्षा, संवेदनशीलता, सम्मान का अनुभव करें, जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, बाकी आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। नहीं पूछा था तो आपका ये वाला हो जाएगा। पुलिस अधिकारी के रूप में आपको खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप एक घटना में शामिल होते हैं जहां लोगों की सुरक्षा हेतु स्वयं को खतरे में डालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना? देखिए, पहला, अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाएंगे, स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु बचने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना की रिपोर्ट करेंगे। तो अब बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का प्रयास करेंगे। आपका ये कर्तव्य होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, पुलिस अधिकारी के रूप में आपको खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप एक घटना में शामिल होते हैं जहां लोगों की सुरक्षा के लिए स्वयं को खतरे में डालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने जीवन की परवाह किए बिना लोगों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपका कर्तव्य लोगों की सुरक्षा एवं सहायता करना होता है। ठीक है, देखिए, जनहित का समझ सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली हेतु कानून एवं दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए? देखिए, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिक सचेत एवं संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है। जहाँ भी संवेदनशील शब्द आ जाए तो वो आपका आंसर राइट ही माना जाएगा। ठीक है, कुछ कीवर्ड होते हैं, टैग्स होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनहित से संबंध नहीं है पूछा तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रेस्टोरेंट एवं बार। बाकी आपका स्वास्थ्य सुविधा, पर्यावरण, कानून व्यवस्था, ये सब हो जाएंगे तीनों, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाला नहीं। तो नहीं पूछा तो इस वजह से ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा पढ़ देते हैं। जनहित से संबंधित हुए कार्य होते हैं जिससे लोगों का कल्याण, और जनहित में लोगों के व्यापक विकास से संबंधित चीज़ें होती हैं। कानून व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य सुविधा और धन संबंधी मामले भी आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में वे सभी मुद्दे जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से हो उन्हें जनहित कहते हैं। ठीक है, आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे आपसे पूछा है दोस्तों, तो आपका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य को सख्ती से लागू कराएंगे। ये सख्ती वाला कठोर टाइप, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव में जाएगा, तो इस वजह से आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आपको संवेदनशील रहना है, अच्छा बनकर रहना है। ठीक है, आप देखिए, जनहितवाद द्वारा कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते? जनहितवाद द्वारा कौन से प्रशासनिक कार्य नियंत्रित नहीं किए जा सकते? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि करने से जनहितवाद द्वारा प्रशासनिक कार्य को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, जबकि दिए गए विकल्प में किसी वन क्षेत्र को क्षति पहुंचाकर राजमार्ग का निर्माण करना, विधि के नियमों का उल्लंघन या अवहेलना करना तथा किसी जन अधिकारी द्वारा लोक कल्याण कोष का गमन करना आदि से जनहितवाद और प्रशासनिक कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। आप एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा करते समय अपनी व अन्य लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सावधानी पूर्वक पीछा करते हुए कंट्रोल रूम में सूचना दें। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, देखो एक मिनट, किस जनहित याचिका में अदालत ने पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य ठहराया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जावेद बनाम हरियाणा राज्य। ठीक है, जावेद बनाम हरियाणा राज्य हो जाएगा। देखिए, जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 जनहित याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पंचायतों में विशिष्ट कार्यालयों के पद के लिए 2 से अधिक जीवित बच्चों वाले व्यक्ति अयोग्य होंगे। और देखिए, अगला क्वेश्चन, किन्हें जनहित याचिकाओं के जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालत में 100 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख प्रख्यात भागलपुर अकफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पुष्पा कापिला हिंगोरानी। ठीक है, पुष्पा कापिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। वह वर्ष 1961 में सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली पहली 4 महिलाओं में से एक थी। विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए वर्ष 1979 में उन्होंने न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। फलस्वरूप 40,000 विचाराधीन कैदियों को न्यायालय ने रिहा कर दिया। भागलपुर अकफोड़वा कांड, देवदासी प्रथा, फैमिली कोर्ट की स्थापना आदि पर दायर जनहित याचिकाओं का संबंध पुष्पा कापिला हिंगोरानी से ही है।